तो आ गए हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, वीपीओ का एग्ज़ाम आने ही वाला है और उसी एग्ज़ाम में एक मैं वीडियो देख रहा था जैसे कि, तो मैंने पाया कि एक वीडियो की सख्त कमी है, एक क्लास की सख्त कमी है, क्योंकि इसका सिलेबस ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पर जैसे तैसे ढूंढा जा रहा है और काम किया जा रहा है और अच्छे से किया जा रहा है। तो एक टॉपिक है जो कि आप जानते होंगे, 1947 पंचायत अधिनियम। जी हाँ, 1947 पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से कुछ प्रश्न आ रहे हैं जहां पर आपसे धाराएं पूछी जा रही हैं। क्या पूछी जा रही हैं? धाराएं। धाराएं आपके दो टॉपिक्स आती हैं, एक तो 1969 के अधिनियम से, है ना, और एक 1947 उत्तर प्रदेश अधिनियम से। तो 1969 वाली जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं, वो मैं आपको करा चुका हूं पिछली क्लासेस में, और आज हम बात करने वाले हैं 1947 की धाराओं के बारे में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। हमने ये बहुत जगह पढ़ रखा होगा कि ये कब आया। इसी के अंदर ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा की परिभाषा क्या है कि जिस एक पर्टिकुलर ग्राम के अंदर वह व्यक्ति जो 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका है, उसका वोटर आईडी बना हुआ है, तो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आज हम उस डिटेल को बात नहीं करने वाले, कर सकते हैं, पर आज हमारा मुख्य रूप से फोकस जो होगा वो सिर्फ इस चीज पर होगा कि इसमें जो मुख्य धाराएं हैं वह कितनी हैं और कितनी आ सकती हैं। क्योंकि धाराएं तो 119 हैं, पर उसमें से हमें कितनी पढ़नी, ज़्यादा नहीं पढ़नी, 30 से 35, मुश्किल से मुश्किल 30, उन्हीं में से हमारा प्रश्न बनेगा, क्योंकि वही मुख्य है। 119 में से बहुत सारी हटा भी दी गई हैं, लेकिन अभी कहानी चल रही है। आओ बातचीत करते हैं, क्लास को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे ओवरऑल चैप्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कुल धाराएं हैं, इसे अलग से याद करना प्रश्न बन सकता है। 119 धाराएं हैं और अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इसमें 9 अध्याय हैं। ये 4 मुख्य डेटे हैं इससे संबंधित। आओ बात कर लेते हैं। बता रहा है कि विधानसभा, जब ये पहली बार विधानसभा में पारित हुआ तो उस समय डेट क्या थी? तो 5 जून 1947। जी हाँ, क्या थी? 5 जून 1947 को ये विधानसभा में पारित हुआ। और विधान परिषद में आपसे पूछेगा जरूर, विधान परिषद में कब पारित हुआ? तो विधान परिषद में हुआ है 16 सितंबर को हुआ है, 1947 को हुआ है। दो मुख्य चीजें हो गई कि विधानसभा में कब, 5 जून को, और विधान परिषद में कब, आपका 16 सितंबर को ये पारित हुआ है। आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न और बन जाते हैं, क्योंकि जब 1947 की बात हो रही है तो उस समय आपके यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे, माउंटबेटन, आपको नाम याद होगा। तो गवर्नर जनरल के साइन कब हुए इस पर? 7 दिसंबर 1947 को। और ये गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो 27 दिसंबर 1947 को गजट में प्रकाशित हुआ। ये चारों डेट क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे प्रश्न बनेगा, इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। प्रश्न बनेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कब लागू किया गया? तो आप बताएंगे 27 दिसंबर 1947। जब ये गजट में प्रकाशित होता है तभी से इसे लागू माना जाता है। लेकिन प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को गवर्नर जनरल के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान हुई? तब आप बताएंगे 7 दिसंबर 1947। पूछेगा विधान परिषद में कब पास हुआ? तो 16 सितंबर 1947, और विधानसभा में 5 जून 1947। तो ये 4 डेटें यहाँ से बनती हैं, 4 प्रश्न बनते हैं, और 2 प्रश्न बनते हैं कि कितनी धाराएं हैं? तो 119 हैं। कितने अध्याय हैं? तो आपके पास केवल और केवल 9 अध्याय हैं। बात क्लियर है? बड़े अच्छे से। अब बात करते हैं, हम इन सब की नॉर्मल बात हो गई, एक बार अध्याय देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। तो बड़ा छोटा सा अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा और वरदान टाइप रहेगा। आओ देखते हैं। ये अध्याय है, अध्याय से डायरेक्ट डिटेल मुश्किल पूछी जाए, बट कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले। तो जो अध्याय 1 है, इसके अंदर क्या है? संक्षिप्त प्रसार और परिभाषा। जी हाँ, जैसे आप कई बार देखते हैं कि बहुत सारी परिभाषा की, ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ है, ग्राम पंचायत की परिभाषा क्या है, प्रोण की परिभाषा क्या है, और ये कहाँ है? तो ये सब अध्याय 1 में है। किसमें है? अध्याय 1 में। और अध्याय 1 के अंदर ये सारी चीजें विद्यमान है। नंबर 2 अध्याय है ग्राम सभा के गठन से संबंधित जो अध्याय है वह अध्याय नंबर 2 है। अध्याय 2 का ए, ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली इत्यादि, ये 2A में है। अध्याय 3 आपको बताता है कि ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। जी हाँ, अध्याय 3 देखो बन सकता है प्रश्न, हो सकता है आपने किसी प्रैक्टिस सेट में ना देखा हो। इस चीज को इस तरीके से बोल ले, इससे पहले इस सिलेबस से कभी पेपर नहीं बना। मैं थोड़ी सी जनरल बात आप लोगों से कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आप क्या हो रहा होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्या बाजार में एक ही प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जहां तक मुझे नजर आया 1 या 2।
तो उसमें जो प्रश्न है अध्याय को लेकर प्रश्न कम है ही नहीं, बल्कि है ना, इस चीज पर जरा नजर दौड़ाना। लेकिन वो प्रैक्टिस सेट अभी हम ही लोगों ने तो जनरेट किया है, टीचरों ने ही तो बनाया होगा कहीं ना कहीं के, क्योंकि प्रश्न अभी तक तो कोई एक पुराना एग्जाम पेपर है नहीं जो उससे थोड़ा सा कैच कर ले, इस टाइप का आएगा। तो क्या पता जब एग्जामिनर इसे दे तो क्या पता वो एक प्रश्न ये रख दे कि ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य किस अध्याय में है, वो धारा पूछे ही ना आपसे। तो इसीलिए अगर आपने प्रैक्टिस सेट में इन प्रश्नों को नहीं देखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रश्न की वैल्यू नहीं है। हो सकता है बहुत सारे टीचर कहें ये बेकार है, मैं कह रहा हूँ ये अच्छा है, हो सकता है वो सही निकल जाए अपने वक्त पर, हो सकता है मैं सही निकल जाऊं अपने वक्त पर, लेकिन हम दोनों ही सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, ये स्पष्ट है। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, हमें नहीं पता है कि कंफर्म आएगा या नहीं आएगा, हम सिर्फ एक सेंस जनरेट कर रहे हैं और एक जो मुख्य चीजें हो सकती हैं उन्हें पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और समय आपके पास अभी है तो क्यों ना इन 9 लाइनों को और याद कर लिया जाए, जब इतना जहां का याद कर ही रहे हैं तो 9 लाइनें सही तो छोड़ेंगे नहीं। तो अध्याय 3A बता रहा है ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। अध्याय 4 हमें बताता है ग्राम पंचायत के कार्य, अधिकार और प्रशासन के बारे में। अध्याय 5 भूमि का अर्जन, ग्राम निधि और संपत्ति के बारे में बताता है। अध्याय 6 न्याय पंचायत की बात करेगा। अध्याय 7 बाह्य नियंत्रण की बात करेगा। अध्याय 8 शक्तियां तथा प्रक्रिया की बात करेगा। और अध्याय 9 नियम, उपाधियां तथा निरसन की बात करेगा। तो ये कुछ 9 अध्याय है। स्क्रीनशॉट अच्छा सा ले लेंगे, अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट लेने में आपको समस्या ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। नोट्स इसके बना लेना एक तरफ को कि उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 करके एक नोट्स बना लेना, 1-1.5 पेज का बनेगा, आसानी रहेगी, ठीक है ना, क्या रहेगी, आसानी। चलिए अब चलते हैं सीधे सीधे एमसीक्यू पर। जी हाँ, जो धारा की प्रश्न है उसे मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में रखा है जिससे आपको याद करने में आसानी हो, और उसी में हम लोग बातचीत कर लेंगे जो जरूरी होगी। पहला प्रश्न है, पंचायत में पंचायत, प्रोड़, ग्राम सभा, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये पंचायत, वो पंचायत, ग्राम क्षेत्र, ये सारी चीजों की परिभाषा किस धारा में आती हैं। ये सारी परिभाषाएं एक ही धारा के अंदर आ रही है, उस धारा के अंदर सारी की सारी परिभाषाएं लिखी हुई। 99% जब भी आपसे परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछेगा आपका आंसर एक ही होगा, और वो है धारा 2। जी हाँ, धारा 2 के अंदर सभी प्रकार की परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। सभी प्रकार की जो परिभाषा है ना उनका वर्णन किया गया है। सभी प्रकार की परिभाषाएं मतलब जैसे कि ग्राम सभा, एक शब्द है ग्राम सभा। ग्राम सभा की परिभाषा क्या बताती है कि व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो और उसका क्या बन गया हो, वोटर आईडी बन गया हो, तो वह आपकी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। हो इसकी परिभाषा। ये कहाँ है सर, ये धारा 2 में देखने के लिए मिलेगी। प्रोण कौन होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रोण की अवस्था में ऐसा रखा जाता है। किसमें आ गया, ये धारा 2 के अंदर इसकी परिभाषा लिखित है। पंचायत क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं जो हैं आपकी धारा 2 के अंदर लिखित हैं। किसके अंदर है सर, धारा 2 के अंदर लिखित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। बढ़िया है ना, ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। प्रश्न बताइएगा, ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। फटाफट कमेंट कीजिए अगर पढ़ रखा है तो। सर जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा है, इसका जो उल्लेख है धारा 3 के अंदर किया गया है। अब देखो रिकॉल करो, इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर हमारी परिभाषाएं हैं। क्या है, परिभाषाएं हैं। धारा 3 में क्या है सर, इसके अंदर ग्राम सभा है। क्या है सर, ग्राम सभा है। 4 और 5 कोई धारा नहीं है, समाप्त हो गए। इन शॉर्ट हटा दो। 5A है जिस पर आगे चल के चर्चा होगी। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर रहा है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता किस धारा में है। जी हाँ, देखो धारा 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 5 को छोड़ दिया। अब मैंने बताया था 5 के बाद क्या आएगी, 5 कै, तो ये वही आंसर आपका यहां से बनेगा। जी हाँ, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता किस धारा में निहित है, तो आप बताएंगे धारा 5 का में ये निहित है। किसमें है, 5 कै में निहित है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो अनर्हता होती है वो कहां पर है, धारा 5 कै में है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आएगा, पंचायत सदस्यता की समाप्ति का उल्लेख। जी हाँ, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बच्चों,
पंचायत सदस्यता की समाप्ति का उल्लेख किस धारा में मिलता है? देखिए, क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लिटरली इसके लिए 1947 अधिनियम का पूरा 119 का 19 धाराएं पढ़नी पड़ी। उसमें से जो मुझे अच्छा लगा और जो कुछ प्रैक्टिस सेट में आए हुए थे उन्हें उठाकर मैंने सम्मिलित करके इस क्लास को बनाया। मेहनत अच्छी लगेगी तो जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए, मेरे पास अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड भी नहीं है, नथिंग देयर है, कुछ नहीं, बस मेरा फ़ोन है। हाँ, ये प्रोजेक्टर मेरे पास है जिसकी सहायता से हम इस काम को कर रहे हैं, और थोड़ा सा हौसला आप लोगों के लिए। चलिए, सही आंसर यह, अच्छा राइट आंसर लिया है हम लोग। पंचायत सदस्यता की समाप्ति का उल्लेख किस में है? सर धारा 6 में है। तो हम फिर से देखें हमने क्या क्या पढ़ा। सर धारा 2 पढ़ा जो हमें बता रहा है परिभाषा। हमने सर धारा 3 पढ़ा जो ग्राम सभा की बात कर रहा है। सर हमने धारा 4 नहीं पढ़ा, 5 नहीं पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं 5A जो ग्राम पंचायत की अनर्हता के बारे में हमें बता रहा है। अभी हमने पढ़ा धारा 6 जो पंचायत सदस्य की समाप्ति का उल्लेख करता है, धारा 6। जी हाँ, ऑप्शन नंबर A। यही आपको अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। इनसे प्रश्न नहीं आया तो कहीं और से भी नहीं आने वाला, याद रखना। यहाँ से ही प्रश्न बनेगा, और थोड़ा इधर उधर हुआ तो इनकी मदद से हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव किस धारा में देखने को मिलता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यह हमें मिलता है धारा 8 में देखने के लिए। जी हाँ, किस में देखने के लिए मिलेगा? धारा 8 में देखने के लिए मिलेगा। अभी आगे चलते हैं। मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार किस धारा में है? वोट जो हम देते हैं वह भी एक अधिकार है, और ये 1947 अधिनियम की किस धारा में है? सर ये है 9K में। किस में है? 9K में। इसे याद रखना, बढ़िया प्रश्न है। मत देने का अधिकार 9K के अंदर है। अगला प्रश्न आपके पास है, ग्राम सभा की बैठकें और कृत्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? क्या पूछ रहा है? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्यों का वर्णन किस धारा में, अध्याय नहीं पूछ रहा है अभी, किस धारा में किया गया है? किस धारा में किया गया है? धारा 11 में किया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर बनेगा। लेकिन 11C अकेला नहीं है, 11C के अंदर कैक है, गै सब है, तो सबकी चर्चा कर लेंगे एक बार, क्योंकि इंपोर्टेंट है सभी के सभी। अगला पूछ रहा है, ग्राम सभा का प्रधान और उप प्रधान का वर्णन किस धारा में किया गया है? ये आपको बताना है। तो देखो समझो, धारा 11 की अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी बात हुई है धारा 11 की बात हुई है, तो धारा 11 ने हमें क्या बताया? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्यों का वर्णन किस धारा में मिलता है? तो ये तो हो गई धारा 11। और अभी आपके सामने प्रश्न है कि ग्राम सभा का प्रधान और उप प्रधान का वर्णन, तो याद रखना ये मिलता है 11K के अंदर। जी हाँ, किस में मिलता है? 11K के अंदर मिलता है। याद रहेगा। क्या पूछ रहा है? ग्राम सभा का प्रधान और उप प्रधान का वर्णन जो है यह किस धारा में है? 11K में ये देखने के लिए मिलता है। अब देखो, प्रधान का वर्णन मिल गया और उप प्रधान का वर्णन भी मिल गया, तो इन सबका निर्वाचन भी तो आवश्यक है। इसे इसी तरह से याद करना। तो 11K में हमारे पास चर्चा हो गई किसकी? प्रधान की और उप प्रधान की। समझो, प्रधान की चर्चा हो गई प्लस उप प्रधान की बात हो गई, किसमें? 11K में। अब 11 जो K है ये हमें बता रहा है प्रधान का निर्वाचन, प्रधान का निर्वाचन। बात समझ में आई? 11K हमें क्या बता रहा है? प्रधान का निर्वाचन। और ये 11G बता रहा है उप प्रधान का निर्वाचन प्लस कार्यकाल। जी हाँ, क्या बता रहा है 11G हमें? कि उप प्रधान का निर्वाचन प्लस कार्यकाल। इसे फिर से समझो। देखो 11 में हमें बात पता चल गई। 11K ने हमें बताया कि भाई प्रधान और उप प्रधान होंगे। अच्छा जी, प्रधान होगा? हाँ होगा। तो भैया इसका निर्वाचन कैसे होगा? 11K में देख लो। तो भैया उप प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा? 11G में देख लो। इसे बड़े अच्छे से समझ, देखो लॉजिकल तरीके से समझोगे तो फायदा ही फायदा रहेगा। लॉजिकल तरीके से समझोगे तो फायदा ही फायदा रहेगा। लेकिन 11G बता रहा है कि आप कतिपय पदों को एक साथ धारण नहीं कर सकते। कतिपय पद लिख देता हूँ, वरना बिल्कुल ही भूल जाओगे। कतिपय पद को एक साथ धारण नहीं कर सकते, अर्थात एक ही व्यक्ति प्रधान और उप प्रधान नहीं बन सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? 11G में लिखा हुआ है। बात समझ में? चारों ऑप्शन से बात होगी क्लियर। 11 क्या बता रहा है कि प्रधान उप प्रधान होंगे।
11 ख बता रहा है प्रधान का निर्वाचन, 11 ग बता रहा है उप प्रधान का निर्वाचन प्रेस कार्यकाल, और 11 ग बता रहा है कि कतिपय पद मतलब प्रधान और उप प्रधान एक ही व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। इट इज क्लियर और नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन नंबर ए कि प्रधान और उप प्रधान का वर्णन किसके अंदर किया गया है, तो ये किया गया है 11 क के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मजेदार है, उसके अंदर भी हमने 11 को सारा ले लिया है। एक साथ दो पद धारण करने पर रोक से संबंधित प्रावधान किस धारा में किया गया है? एक साथ दो पद धारण करने से, तो ये किया गया है ए के अंदर, 11 डे के अंदर। लेकिन आप कहोगे सर ये तो अभी पिछले पॉइंट में तो कुछ और था जो आपने बताया। जी हाँ, पिछले पॉइंट में मैंने इसमें ग में बताया, लेकिन यहाँ पर कतिपय पद का मतलब होता है प्रधान और उप प्रधान जैसे पद, या फिर प्रधान और सदस्य जैसे पद। ऐसे पदों में एक व्यक्ति किसी एक पद पर ही रहेगा, दो नहीं ग्रहण करेगा। तो सर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि क्या हो गया, हाँ ये बता रहा है कि दो पद धारण नहीं करने पर रोक है। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी और वो इलेक्शन भी लड़ता है तो उसे अपने सरकारी पद पर जिस पर है उससे इस्तीफा देना होगा, ये उस प्रकार की बात कर रहा है। तो किस में आता है? 11 डे में आता है, डोट लगेगा, 11 डे में आता है। आखिरी बचता है 11 से संबंधित 11 चय। तो 11 चय किससे आता है? इसमें पंचायत क्षेत्र की घोषणा होती है। किसकी घोषणा होती है? पंचायत क्षेत्र की घोषणा। जी हाँ, यही है आपके पास 11 से संबंधित क ख ग घ ड़ च। ये आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे हमने 11 से संबंधित ये सारे इंपोर्टेंट है, सारों से प्रश्न बने हैं। ठीक है, 11 ख फिर से आ गया है, आप जानते हैं इसमें क्या आता है? प्रधान का निर्वाचन। ठीक है ना। 12 से संबंधित बात अभी अगले प्रश्नों में करेंगे। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहना, फटाफट देखते रहना, आसान नहीं होता है एकदम से। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है। पर ग्राम पंचायत का वर्णन किस धारा में देखने को मिलता है? ग्राम सभा की बात नहीं हो रही है, अभी ग्राम पंचायत की बात हो रही है। ग्राम पंचायत का वर्णन किस में देखने के लिए मिलता है? तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब आ जाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी, धारा 12 में देखने के लिए मिलता है। ग्राम पंचायत का जो वर्णन है वो हमें किस में देखने को मिलेगा? धारा 12 में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधान उप प्रधान सदस्यों के भत्तों का वर्णन किस धारा में देखने के लिए मिलता है? अब देखो प्रधान बना उप प्रधान बना तो इनके भत्ते भी तो होंगे, तो इनके जो भत्ते हैं ये किस में देखने के लिए मिलेंगे? ये बताइए, इनके जो भत्ते हैं वह किस में देखने के लिए मिलेंगे? तो 12 में तो आपने देख लिया ग्राम पंचायत, और 12 का कै का भी कै, इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मत जाना 12 के कै का कै कैसे याद करेंगे, कर लो, बहुत सारे याद नहीं कराऊंगा, ज्यादा ज्यादा 30 सवाल है। तो प्रधान उप प्रधान और जो सदस्य होते हैं इनके भत्तों का वर्णन किस में है? 12 कै में है इसका वर्णन। जी हाँ, अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही बढ़िया क्लास है। नेक्स्ट, पद की शपथ का वर्णन किस धारा में किया गया है? अब पद की शपथ भी तो होगी, पद की शपथ होती है डी 12 डा में। जी हाँ, 12 डा में क्या है? पद की शपथ। अब देखिए पद की शपथ ली है तो पद का त्याग भी होगा, तो इसके लिए 12 चय होता है, जो यहाँ पर अभी नहीं है। यहाँ पर पद का त्याग भी आता है। ठीक है ना, क्या आता है? पद का त्याग। 12 चय में क्या आता है? पद का त्याग भी आता है। तो यहाँ से याद रखना, पद की जो शपथ लेगा ये प्रधान उप प्रधान वगैरह जो भी है ये 12 डे में आते हैं, और पद का जो त्याग है वो 12 चय में आता है। 12 चय में पद का त्याग देखने के लिए आपको मिलता है। जी हाँ, पद का त्याग देखने के लिए मिलता है। प्रधान और उप प्रधान के कार्यकाल का वर्णन किस धारा में किया गया है? बढ़िया प्रश्न है। जी हाँ, किस धारा में किया गया है? 12 टय में। जी हाँ, प्रधान और उप प्रधान। अब आप कहोगे सर उप प्रधान के कार्यकाल का वर्णन तो पहले भी हो चुका है, तो वो उप प्रधान का था, सिर्फ इन दोनों का एक साथ जब वर्णन होगा तो 12 टय में होगा। क्या आंसर लगाएंगे? 12 टय, धारा 12 टय में इन दोनों के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, प्रधान और उप प्रधान के। अगला प्रश्न है आपके पास, ग्राम पंचायत के कृत्यों को वर्णन, ग्राम पंचायत के कृत्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 8, 15, 11, 12 कृत्यों का वर्णन। अब देखो सारी धाराएं तो आप पढ़ चुके हैं, धारा 8 भी हो चुकी है, 11 भी हो चुकी है, 12 भी। तो आंसर क्या बना? धारा 12, 15। यही मैं आपको कह रहा था, जब आपको इन 30 से अलग कोई प्रश्न मिलेगा ना तो आप ऑप्शन के जरिए आंसर लगा देंगे, ये वादा है, बिल्कुल वादा है, आंसर लगा देंगे, हर हालत में लगा देंगे। बस ये 30 प्रश्न है, शायद 29 या 30 प्रश्न है एमसीक्यू बेस में, इन्हें याद कर लेना। अगर ये अच्छे से याद है तो इनसे आप सारे प्रश्नों को लगभग लगाने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो
धारा 8 भी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये बचा था। इसका मतलब इसमें यही होगा कि ग्राम पंचायत के कृत्यों का वर्णन किस धारा में है? धारा 15 में है सर। किस में है? धारा 15 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? ग्राम प्रधान के चयन, ये हमने पहले भी बात कर लिया है। ग्राम प्रधान किस में आएगा? 11 ख में, याद करो, बात करी थी ये भी। 11 ख में प्रधान, 11 ग में उप प्रधान। 11 क्या को तो हम पूरा अच्छे से देख चुके हैं ना, 11 को तो, इस 11 को तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं ना। तो फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दोबारा नहीं देख रहे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है? अब ये बढ़िया प्रश्न है जी। हाँ, महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, तो इसे याद रखना। यहाँ महिलाओं के आरक्षण से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो 11 क का भाग 4, 11 के पार्ट 4 में महिला आरक्षण की बात कही गई है। याद रखना, इसे दिमाग के अंदर फीड कर लेना। मैंने आपको बताया बिल्कुल ही इंपोर्टेंट प्रश्न बना के लाए हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं, खुद कुछ भी बनाए हैं और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो महिला आरक्षण की अगर यहाँ पे बात होगी तो धारा 11 क का 4 में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित किया गया है? अभी मैंने आपसे बताया था, कभी भी परिभाषित शब्द आ जाए, परिभाषा आ जाए तो धारा 2 में चले जाओ। लेकिन समस्या यह है कि सर धारा 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। देखो बड़ी हेल्प मिलेगी, ये मैंने बड़ी चतुराई से आप लोगों के लिए रखा है। जी हाँ, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ये आ जाए, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो हर हालत में हम जानते हैं कि धारा 2 होगा आंसर, ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा टफ बनाया और धारा भय और पै भी इसमें रख दिए। यहाँ पर मैंने 3 भय और 3 पै रख दिए। तो देखो 3 तो हटा ही दो, परिभाषा की बात हो रही है तो 3 तो हट ही जाएगा हमारा पूर्ण रूप से, इससे तो प्रश्न आंसर बनेगा नहीं। अब बचे ये 2। अब देखो जब आप परिभाषाओं को पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी परिभाषा किससे होनी। तो बहुत सारी परिभाषाओं को मैंने सम्मिलित नहीं किया, मेन को यहाँ पर आपके सामने रखा। तो भूमि प्रबंधन समिति की जो परिभाषा है ये किसमें मिलेगी? 2 भय में, क्योंकि इतनी सारी परिभाषा, 2 क में अलग परिभाषा, 2 ख में अलग परिभाषा, 2 ग में अलग परिभाषा, इन सब में अलग परिभाषाएं। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो मैं वीडियो के लिंक में ना एक पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ को आप पढ़ लेना, है ना। उस पीडीएफ में जो मेन है मैंने उसे हाईलाइट किया गया है कि जो मेन है, और वो पीडीएफ है किस चीज़ की मैं बता दूं, कोई अलग से मैंने नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ उसे डाउनलोड किया। आप लोग भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर। अगर आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, गवर्नमेंट फाइल है वो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर वो इतना विस्तृत है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको अपनी पीडीएफ दे दूंगा जिसके अंदर मैंने उसी पीडीएफ में हाईलाइट कर दिया है चीज़ों को, जिससे क्या हो आप उन्हीं पॉइंट को पढ़ लें जो आपके काम के हैं। तो उसके अंदर ये सभी परिभाषा पढ़ लेना एक बार कि 2 क में कौन सी परिभाषा आती है, 2 ख में किसकी परिभाषा है। मेन को मैंने उसमें हाईलाइट भी किया हुआ है। जैसे कि ये क्या बता रहा है, भूमि प्रबंधन की परिभाषा, ये 2 भय में आती है। अब इतनी सारी है तो बनाना पड़ा। तो 2 भय में किसकी परिभाषा आ रही है? सर ये आ रही है भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित किया गया है किसमें? 2 भय में। चलिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? देखो अब ये तो क्लियर है कि ये ग्राम पंचायत है। अब परिभाषित हो रहा है तो परिभाषित हो रहा है तो किस में होगा? फटाफट बताइए, परिभाषित हो रहा है तो किस में होगा? फटाफट बताइए, परिभाषित हो रहा है तो ये किस में परिभाषित होगा? चलिए फटाफट बताइए, ये परिभाषित हो रहा है तो किस में होगा? चलिए ये HW है, ढूंढ के बताइए। लॉजिक के साथ है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ है। ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है, बताइए सर क्या इसमें आंसर 2 में से होगा, 3 में से, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए होमवर्क है, फाइंड करके बताइए। सही आंसर को कमेंट करेंगे और आपका आंसर नहीं आता है तो फिर मैं अपना आंसर कमेंट करके पिन करूंगा, आप उसे चेक करिएगा। खैर अगला चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? ग्राम सभा बता दीजिए। चलिए, ग्राम पंचायत आपके लिए होमवर्क हो गया, ग्राम सभा बताइए। चलिए ग्राम सभा, तो सर ग्राम सभा को 2 6 में किया गया। अब देखो मैंने थोड़ा सा भारी बनाने के लिए जानबूझ के यहाँ सारे 2 रख दिए,
क्या रख दिए, सारे टू। लेकिन सारे याद नहीं करने, बस ग्राम सभा याद कर लो, ग्राम पंचायत याद कर लो, भूमि प्रबंधन समिति याद कर लो। इन तीन में से ही अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। फिलहाल आंसर क्या है, 2-6 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा 2-6 याद रहेगा। अगला आंसर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। अब देखिए यहाँ मैंने आपको शुरू में सारी डेट बताई है, क्योंकि वो कब लागू हुआ है यह आपसे पूछ रहा है कि कब लागू हुआ। अब मैंने आपको बताया था लागू होने के लिए क्या समस्या है सर, लागू होने के लिए अलग ही चीज आएगी सामने, लागू होने के लिए अलग ही चीज सामने आएगी। देखो ये जो डेट है ये विधानसभा में पारित हुआ था, विधान सभा में, ठीक है ना। और इसमें से कोई डेट ऐसी है नहीं, इसे विधानसभा में 5 जून को, और अगर मैं बात करूं 16 सितंबर 1947 को बात करें तो विधान परिषद में, 7 दिसंबर 1947 की बात करें तो इसे गवर्नर जनरल ने अनुमति दे दी थी। इसका मतलब आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। लागू हुआ पूछ रहा है, और लागू इनमें से किसी में भी नहीं हुआ था, लागू इनमें से किसी में नहीं हुआ था, याद रखना, याद है ना, लागू इनमें से किसी में नहीं हुआ था। तो लागू हुआ कब था, इसके लिए मैंने आपको 4 डेट बता दी थी। देखिए 5 जून 1947 विधानसभा, विधान परिषद 16 सितंबर 1947, गवर्नर जनरल 7 दिसंबर 1947, और गजट में प्रकाशित हुआ था 27 दिसंबर 1947। इसका मतलब लागू कब हुआ है, 27 दिसंबर 1947, जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो धारा 15 आपको पढ़ा चुका हूं तो ये आंसर नहीं होगा, 11 पढ़ा चुका हूं ये आंसर नहीं होगा, 12 पढ़ा चुका हूं ये भी आंसर नहीं होगा, बचा क्या, धारा 20। मैंने बताया ना, बड़े आराम से करेंगे आप। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है, तो धारा 20 के अंदर ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की जाती है। यह किसके अंदर की जाती है, याद रखेंगे, धारा 20 के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके पास, ग्राम सभा की स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है। जी हाँ, किस धारा के तहत किया गया है, धारा 25 के तहत किया गया है। केवल इंपॉर्टेंट धाराएं मैंने आप लोगों के लिए उठाई, मैंने फिर बता दूं, ठीक है ना। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों का उल्लेख, याद रखना, स्थायी समिति का उल्लेख धारा 25 में किया गया है। स्थायी समिति, जी हाँ, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां होती हैं 4, उनमें से इनका उल्लेख किसमें किया गया है, धारा 25 में। कितनी समिति होती है, कौन कौन सी होती है, सबके लिए बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैं भी अलग से बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ धाराओं पर है, इसीलिए मैं डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में संयुक्त समिति के गठन की बात की गई है। किसकी, संयुक्त समिति के गठन की बात की गई है, धारा 30 है। जी हाँ, कौन सी है, धारा 30, संयुक्त समिति, धारा 30। फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में संयुक्त समिति की गठन की बात की गई है, तो धारा 30 में इसकी बात की गई है। न्याय पंचायत की स्थापना का वर्णन किस धारा में किया गया है। न्याय पंचायत की स्थापना का वर्णन किस धारा में किया गया है, फटाफट बताइए, कमेंट करिए अगर जानते हैं तो। न्याय पंचायत की स्थापना का वर्णन किस धारा में किया गया है, तो धारा नंबर 42, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा, याद रहेगा। बड़े आसान आसान से प्रश्न आपके पास आ रहे हैं। अगला है, सरपंच के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किस धारा में किया गया है। सरपंच के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किस धारा में किया गया है, फटाफट बताएंगे। सरपंच के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किस धारा में किया गया है, आपके पास मौजूद है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर बनेगा। 50 कै में किया गया है। जी हाँ, किस में किया गया है, 50 कै में किया गया है। सरपंच के अधिकार क्षेत्र का वर्णन 50 कै में किया गया है। नेक्स्ट है, पंच का कार्यकाल का वर्णन किस धारा में है। पंच के कार्यकाल का वर्णन सर धारा 45 के अंदर ये वर्णन किया गया है। किस में किया गया है, धारा 45 के अंदर ये वर्णन किया गया है। प्रश्नों को तेजी से हम देखते चल रहे हैं। पंच का कार्यकाल का वर्णन किस धारा में किया गया है, सर ये किया गया है आपका धारा 45 में। ग्राम पंचायत का बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ग्राम पंचायत का बजट किस धारा में आता है, फटाफट।
ग्राम पंचायत का बजट किस धारा में आता है? तो याद रखना सर, ये धारा 41 में आता है। जी हाँ, किस में आता है? और देखो इसमें से हम 42 वाली को पढ़ चुके हैं, 12 वाली को पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आसान भी लगेगा आपके लिए भी। धारा 41 में ग्राम पंचायत का बजट किस धारा में आता है? 41 में आता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार किस धारा में है? प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार किस धारा में देखने के लिए मिलते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार किस धारा में देखने के लिए मिलेंगे? तो आप बताएंगे सर धारा 26 में आते हैं। पंचायत के सदस्यों के अधिकार किस में आते हैं? धारा 26 में आते हैं। ठीक है ना, किस में आएंगे? धारा 26 में आएंगे। नेक्स्ट है, सी आंसर हो गया वैसे भी। चलिए, उप प्रधान को हटाया जाना किस धारा में है? याद रखना, वो त्याग पत्र नहीं दे रहा है, त्याग पत्र की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर वो पद से त्याग देता तो क्या आ जाएगा? पद से त्याग देगा तो 12(6) लगा दोगे आप, लेकिन वो त्याग की बात नहीं कर रहा, हटाए जाने की बात कर रहा है। वो भी किसके? उप प्रधान के हटाए जाने की बात कर रहा है। किस धारा के अंतर्गत रखेंगे? देखो, हमने ये वाली धारा पढ़ रखी है, इसमें नहीं आएगा। हमने ये पढ़ रखी है, इसमें नहीं आएगा। आपके पास धारा बची है केवल 2। अब 2 में आप चाहो तो एग्जाम में तुक्का भी लगा सकते हो, नो इशू। पर फिलहाल आंसर है 14 ख में। ठीक है, फिलहाल आंसर है 14 ख में। उप प्रधान को हटाया जाना किस धारा में है? 14 ख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, बड़े आराम से आप इसे याद करेंगे। नेक्स्ट है, तो ये था आपका आज का आखिरी प्रश्न। जी हाँ, वैसे अगर टेक्निकली देखें तो प्रश्नों की संख्या 29 है, पर हमने विद डिटेल पढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बड़े आराम से 35 से ऊपर पहुंचे हैं। जी हाँ, क्योंकि 11 वाला हमने पूरा पोर्शन पढ़ा है, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होने चाहिए। अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। देखिए, वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है ना, वीपीओ में वैसे ही बच्चा कम है। ठीक है, चलिए, फिर भी वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।